नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार भाजपा के बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी हैं और पटना क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं। देखिए, कल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे और इससे जुड़े कई तीखे सवाल, चुनाव चल रहा है, हम संजय खंडेलिया जी से लेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय जी, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब में हार रहे हैं क्या? देखिए, पहले मैं सवाल पूरा कर लूं। हार रहे हैं क्या? पटना साहिब बीजेपी का किला माना जाता है और कहा जाता है यहां कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार हो, चुनाव जीत ही जाएगा। बावजूद इसके प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है पटना में। रविशंकर प्रसाद ने किया क्या है पटना के लिए? केंद्र की कौन सी योजना पटना में आई? पटना के लोग जानना चाहते हैं कि सुपर वीआईपी एमपी जो आपके पार्टी के हैं, उन्होंने पटना के लिए क्या किया और पटना के लोग उन्हें वोट क्यों दे। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे की बात मत कीजिएगा, पटना के लिए रविशंकर प्रसाद ने क्या किया, यह जानना चाहती है पटना की पब्लिक। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिया है जी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जो पहला आपके प्रश्न का जो पहला पार्ट था जी। कि प्रधानमंत्री जी को क्यों आना पड़ रहा है। जब भी राजनीतिक दल चुनाव में आते हैं तो जो हमारे बड़े नेता होते हैं वो विभिन्न प्रांतों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और चुनाव प्रचार की अलग अलग शैली होती है, अलग अलग तरीका होता है। काफी दिनों से बड़ी चिर प्रतीक्षित मांग थी बिहार भाजपा के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं से लेके जो हमारे समर्थक हैं उन सबों की कि अन्य प्रदेशों में रोड शो होता है, यहाँ भी हो। और आजादी के बाद मैं जहां तक समझता हूं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। और ये इससे मतलब आम और आवाम, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के, हमारे समर्थकों की बात छोड़ दीजिए, तो कल का जो आपको जलवा दिखेगा सड़कों पे, जो उत्साह दिखेगा, जो मतलब इतने लोग खुश हैं और जिस तरह से स्वतः स्फूर्त जितने चाहे वो सामाजिक संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, जिस तरह से वो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हम लोग भी नहीं, वो ठीक है संजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लालायित हैं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं। जब वे कमल का निशान दिखाएंगे तो लोग सेल्फी भी लेना चाहेंगे कि मैं यहां था। लेकिन सवाल यह है कि रविशंकर प्रसाद ने पटना के लिए क्या किया? देखिए, पटना में नारा चल रहा है, मोदी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। नहीं, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि पहला पक्ष वो था, अब दूसरे पक्ष पे आता है। जब बिल्कुल तरीके से अगर इन चीजों को देखा जाएगा तो बहुत स्पष्ट होगा कि आज रविशंकर जी के सांसद रहते, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पे यहाँ काम करते हुए, जिस तरह से मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 6 लेन हमारा जो पुल जयप्रकाश सेतु के बगल में एक दूसरा आ रहा है जिसका अभी औरंगाबाद से प्रधानमंत्री मेट्रो का प्रोजेक्ट, तो बिहार सरकार का प्रयास है। बिल्कुल नहीं नहीं, दोनों का ऐसा नहीं। इसमें बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों की फंडिंग से ये काम हो रहा है। अगर सिर्फ सरकार के स्तर पे होता तो पहले भी हो सकता था। तो इस तरह के कई, जिस तरह से गांधी सेतु के पैरेलल दूसरा पुल बन रहा है और इस पुल को पहले बात हो रही थी कि इस पुल को डिमोलिश कर दिया संजय जी, देखिए, मैं यह जानना चाहता हूं, देखिए, पटना में ही सबसे ज्यादा बिहार से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। रविशंकर जी ने कौन सा नया कॉलेज खुलवा दिया? कौन सा नया एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई नया केंद्र बनवा दिया? रविशंकर जी ने क्या किया? देखिए, लोग कहते हैं कि रविशंकर जी लोगों के पहुंच से भी दूर है। नहीं, ये इतने सुपर वीआईपी एमपी है। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, प्रायोजित ये चीजें हैं। रविशंकर जी मिलते हैं लोगों से? बिल्कुल मिलते हैं। रविशंकर जी लगातार, रविशंकर जी ने पार्टी में और सरकार में विभिन्न दायित्वों में रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए, ठीक है। और पटना के लिए क्या? नहीं, ये सारी चीजें पटना में, आज जो पटना है, आप 2019 में याद है ना? आप खुद 2019 में याद है ना, राजेंद्र नगर डूब गया था, कहां थे ये? आप खूब अच्छे से जज कीजिएगा तो आपको बड़ा स्पष्ट होगा कि 2014 से पहले का पटना और 2014 के बाद का पटना, उसमें आप ये कह के दरकिनार नहीं कर सकते हमारे सांसद को या हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को कि उनकी क्या भूमिका है। 14 से आज 24 का जो पटना है और पटना का जो डेवलपमेंट है, पटना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, वो डबल इंजन की इस सरकार की विकास की कहानी गाथा स्पष्ट है और एक एक लोग देख रहे हैं। लेकिन ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई यूनिवर्सिटी खुला, नहीं, लगातार इसी दौरान पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है। अब आप कहिएगा कि उसमें इनका क्या लेना देना, तो ये नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी अगर खुली है तो खुली है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के नाते, सांसद होने के नाते इनका उसमें योगदान रहा है, पॉजिटिव योगदान रहा है, तभी चीजें संभव हो पाई। आपने चर्चा की
2019 के जो पटना में जो बारिश से, जी देखिए जब कोई भी चीज प्राकृतिक कोई भी जो विषय नियंत्रण से तत्काल बाहर हो, उसका इम्पैक्ट है। वो चीजें दुर्भाग्यपूर्ण थी, उनको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से चीजों को, वो आप भी समझ सकते हैं। तो फिर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ पब्लिक इतना गुस्सा में क्यों? देखिए वोट दे देगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, रविशंकर प्रसाद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। पटना की पब्लिक से जाकर पूछिए, गुस्सा है आपके सांसद से। देखिए आप जो कह रहे हैं, तो इन दो चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में, और भाजपा के देश के सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के तौर पे सर्वमान्य नेता हैं आज की तारीख में, देश नहीं विदेशों में भी उनका बिल्कुल। रहा सवाल की नाराजगी का, तो देखिए नाराजगी किनको होती है, इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। नाराजगी जो है वो हमेशा अपनों को होती है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। 6 विधानसभा का बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ी संख्या है, और किसी भी सांसद के लिए, क्योंकि अब लोगों की अपेक्षाएं समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक गांव भी गोद लिया था रविशंकर प्रसाद ने। जी कायाकल्प हो गया। कई योजनाएं उन्होंने दी, कई कार्यक्रम वहां उन्होंने चलाए। ये नहीं कहा जा सकता कि उसका कायाकल्प 100% हो गया, लेकिन चीजें मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना पटना के लोगों से कि रविशंकर प्रसाद को भूल जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए। नहीं, रविशंकर जी का भी जो कृत्य सांसद के तौर पे रहा है, केंद्रीय मंत्री के तौर पे रहा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है, एक पक्ष और भी है। जिस तरह से राम मंदिर में हिंदू पक्ष के वकील के तौर पे उन्होंने काम किया, प्रदर्शन किया। नहीं, फिर देखिए अब आप चलेंगे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, वो उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी से नहीं, वो उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी से किया। तो उससे उस जनभावना जो जुड़ी हुई है उनके प्रति, उसमें ऐसा नहीं है कि पटना लोकसभा क्षेत्र के लोग उनसे बाहर हैं। नहीं, देखिए उनकी भी है। संजय जी, भजन से पेट नहीं भरता है, ठीक है ना। भजन से देखिए चित्त शांत होता है, लेकिन भजन से पेट नहीं भरता। खैर चलिए, पटना के लोग आप वोट दे देंगे आपको, मैं भी मानता हूं, क्योंकि पटना तो घर है। हम लोग इस बार इसके आधार पैमाना ये होगा, इस बार सबसे बड़ी जीत हमारी यहाँ होगी, और हम लोग 4 लाख से अधिक वोट से इस सीट को जीतेंगे। सबसे बड़ी जीत पटना साहिब में होगी? बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे कम जीत कहां से होने वाली है? आप तो पूरा बिहार समझ रहे हैं। हाँ, पूरा बिहार समझ रहे हैं। सबसे कम नहीं, सबसे कम का कोई विषय ही नहीं है। हर जगह, हर सीट पे हमारा मार्जिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरह से होगा। जिस तरह से मतलब करंट जो वोटर है ना, वोटर कनेक्ट है सीधा, वोटर सीधा कनेक्टेड। रामकृपाल यादव जीत रहे हैं? एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं, और इस बार मार्जिन पिछले बार से दुगने से ज्यादा होगा। मतलब 40,000, 80,000 हो जाएगा, लाख से ऊपर होगा। लाख से ऊपर होगा। जी। देखिए इस बार माले भी साथ में है, ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। चीजें कॉम्बिनेशन जो है, अगर उनके साथ माले ऐड कर रहे हैं आप, तो हमारे पास 5 साल में, जो पिछले 5 साल में अलग फिर जो काम हुए, उस समय हमारे पास 14 से 19 था, इस समय हमारे पास 14 से 19 तो है ही है, 19 से 24 के भी है। जहां तक मेरी जानकारी है, संजय खंडेलिया जी आप खगड़िया से आते हैं जी, खगड़िया के रहने वाले। खगड़िया में तीसरे चरण में चुनाव हुआ जी। बहुत लोग कह रहे हैं खगड़िया लाले लाल हो गया और वहां सीपीएम का परचम लहरा सकता है। आपने क्या महसूस किया? क्या राजेश वर्मा एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी, या संजय कुशवाहा वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं? वहां जो है पिछली बार जहां हम लोग लगभग 3 लाख वोट से जीते थे खगड़िया सीट को, और जो प्रत्याशी थे वर्तमान में जो इंडिया अलायंस, महबूब अली कैसे जो चले गए? हाँ नहीं, वो तो उस समय एनडीए से थे। जो इंडिया अलायंस से जो अभी वर्तमान में इंडिया, उस समय महागठबंधन होता था, आदरणीय मुकेश सहनी जी प्रत्याशी थे, उनको 2,65,000 वोट आया था। तो आज भी वही स्थिति होगी, और उससे भी खराब स्थिति होने जा रही है। आज की तारीख में बिहार के लोग वो भूले नहीं है दौर, और विशेष तौर पे जो हमारा इलाका है वहाँ के लोग भूले नहीं है, चाहे वो किसी भी जातिगत समीकरण से आते हो, कि किस तरह से उनके खून पसीने की कमाई, उनकी जमीन पे रातों रात लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और जमीन हड़प ली जाती थी। हमारा जो इलाका है, हमारा इलाका क्या पूरा बिहार जो है, आप समझ सकते हैं कि कृषि की प्रधानता है हमारे इलाके में, और लोग जमीन को, धरती को मतलब अपने माँ की तरह उस तरह से ट्रीट करते हैं, और उनकी जमीन रातों रात लाल झंडा गड़ जाए, वो दौर भूले नहीं। और आज उसका उसी वजह से चुनाव का जो वहां पैटर्न रहा कि हमारी पिछले बार से बड़ी जीत। मतलब आप कह रहे हैं कि लेफ्ट को, माले को लोग भूले नहीं? बिल्कुल। अच्छा चलिए, इसी सवाल पर आपसे एक सवाल लेते हैं, आपके जवाब पर एक सवाल लेते हैं। क्या नीतीश कुमार ने फिर सिवान में भूल नहीं कर दी? माले की पृष्ठभूमि वाले रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बना दिया, और ये वो रमेश सिंह कुशवाहा हैं जिनके पिता सीताराम कुशवाहा माले को लेकर, जिनके बारे में आपने कहा कि लोग भूलते नहीं है, वो सिवान लेकर गए थे। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि माले या भारतीय जनता पार्टी
या कोई अन्य दल, ये दल कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है। तो ये जो लाल झंडे की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये विचारधारा, ये किसी व्यक्ति से नहीं है। तो जब उन व्यक्ति को वहां की विचारधारा समझ में नहीं आई, जब उस विचारधारा का उन्होंने परित्याग किया, और जब नीतीश जी में उनकी आस्था हुई, नीतीश जी की जो विचारधारा है, नीतीश जी का जो एजेंडा है, नीतीश जी का जो कार्यक्रम है, नीतीश जी का जो विकास का विजन है, उसमें जब उनकी आस्था हुई तो वो अपनी उस चीजों का परित्याग करके यहाँ आए। लाल झंडा कोई व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, नेतृत्व करता है इसके। तो मतलब आपका कहना है पार्टी बदलते ही चेहरा बदल जाता है, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? नहीं, बात गुनाह की नहीं जी, बात बिल्कुल गुनाह की नहीं। बात ये है कि उन्होंने, ये होता है, चीजें बदलती हैं, लोगों को कहीं कोई किसी सिस्टम में काम करता है, उस सिस्टम में काम करने के बाद पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जहां पे उनको अगर एहसास हो, कहीं भी, तो भगवान भी माफ करते हैं। अगर उनको एहसास हो कि नहीं, यहाँ पे ये धारा सही नहीं है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए, बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए, और वो अगर उस धारा का परित्याग करके जो विकास का एजेंडा है, जो देश को आगे ले जाने का एजेंडा है, उस पर अगर काम करना चाहते हैं तो उसका स्वागत। चलिए, स्वागत है। लेकिन आप हमें ये बताइए, देखिए आप बिहार प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, आप लोगों ने कौन सी चाल चली कि उपेंद्र कुशवाहा को फंसा दिया? पवन सिंह आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के सदस्य हैं आज की तारीख तक, लेकिन पवन सिंह वहां चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को नाकुदम कर रखा है। देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहूंगा। एक, एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी काराकाट सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जी है। पहली बात। तो कब निकालिएगा पवन सिंह? दूसरी बात कि अभी कई लोगों ने नॉमिनेशन किया है, और अभी नॉमिनेशन वापसी में समय बाकी है। नहीं, मतलब आप बड़ी बात कर रहे हैं, पवन सिंह नामांकन वापसी में समय बचा हुआ है, पवन सिंह बैठ सकते हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी नॉमिनेशन वापसी में कई दिन बचे हुए हैं, और पार्टी जब कोई कैंडिडेट रह जाता है तभी किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है। तो देखिए आगे, मतलब आपका कहना है पवन सिंह को बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये निर्णय उनको करना है। ये निर्णय 100% पवन सिंह जी का होगा। मैं उसमें, या कोई उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जिस दिन वो फाइनली कैंडिडेट रह जाएंगे, उसके बाद पार्टी अपना निर्णय लेगी। पार्टी तब निर्णय लेगी। ऐसा ही, यही परंपरा रही है। और काराकाट सीट हम लोग बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। काराकाट सीट भी आप मार्जिन से जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई फैक्टर आप तो बक्सर में भी फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कोई दूर दूर तक नहीं, कहीं दूर दूर तक। आपने कहां से कहां उम्मीदवार लाकर बैठा दिया, सुनील चौबे का टिकट काट दिया, आनंद मिश्रा जिन्हें बीआरएस लेने के लिए कहा उनको टिकट नहीं दिया, वहां ब्राह्मणी बटे हुए हैं। जब सिंगापुर से आके रोहिणी आचार्य कैंडिडेट हो सकती है छपरा में, तो ये तो बगल से सिवान से, गोपालगंज से वहां गए, इसमें कहां विषय है? नहीं, वहां के ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा है कि कभी गुप्तेश्वर पांडे को आपने धोखा दे दिया था, अभी आनंद मिश्रा को धोखा दे दिया। कहीं कहीं ये जिस गुस्से की या जिन भी चीजों की बात करते हैं, ये एक भ्रम फैलाया जाता है। जो वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, जो विकास को पसंद करने वाले मतदाता हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो अग्रसर है, प्रगति के पथ पे है, उसमें एकदम कन्फाइंड है, इंक्लाइंड है, और एक साथ है। और आप 4 तारीख को परिणाम बताएगा, जब 40 की 40 सीटें एनडीए, 40 की 40 सीटें। किशनगंज भी आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, किशनगंज जीत रहे हैं? किशनगंज हम पहले भी जीते हैं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। शाहनवाज हुसैन जी बिल्कुल, तो पैदल ही कर दिया आप लोगों ने। ऐसा है भाजपा में। आज जहां मैं हूं, कल मैं वहां नहीं था, और कल यहाँ कौन रहेगा इस जगह पे, ये मैं नहीं जानता। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ रानी के पेट से युवराज पैदा नहीं होता। यहाँ कहीं भी कभी भी किसी का भी नंबर। अच्छा संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को मुजफ्फरपुर में भी होंगे जी। क्या कहकर वोट मांगे कि जो हमारा सांसद था वो बड़ा नकारा था, 5 साल, अजय निषाद बहुत नकारा था, 4 लाख वोट से चुनाव जीता था, इसलिए हमने टिकट काट दिया। और जो तब नकारा था, जिसको हमने हराया था नकारा कहकर, उसको हमने शामिल करा लिया राजभूषण चौधरी साहब। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और नेतृत्व को, जो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनका एजेंडा है, उस पर अगर कोई खड़ा नहीं उतर रहा, क्यों नहीं रिप्लेस किया जाना चाहिए? नहीं, जिसे आप पहले नकारा कर चुके हैं उसी से रिप्लेस कर देंगे? नहीं, पहले वो हमारे दल में नहीं थे, तब नकारा था। नहीं, नकारा का यहाँ सवाल नहीं है। जब वो विरोध में खड़े थे, तो हमारा धर्म और फर्ज है उनका विरोध करना, इसमें कहीं कोई विषय नहीं। और चूंकि जब तक उनको जिम्मेदारी ही नहीं मिली, वो जब एक बार सांसद या प्रतिनिधि हुए ही नहीं, तो कैसे हम उसको कहेंगे कि वो नकारा है? उस समय जो एक युद्ध में
और जंग में जो जायज होता है वो बात है कि वो विरोध में हमारे लड़ रहे हैं। There is nothing wrong in love and war. आप इसको किस तरह से लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार में सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन बहुत तरीके की चर्चा है कि कुशवाहा मत जो है वही बट रहा है। ऐसा है, इस बात पे कुछ भी आज कहना अतिशयोक्ति होगी, और मैं इस पर आपसे इस बहस में इसलिए नहीं कि ये 4 तारीख को परिणाम होगा, जो परिणाम आएगा तो समझ में आएगा कि बिहार का जो कुशवाहा समाज है या लवकुश समाज है, उन्होंने किनको नेता माना और किस आधार पे वोट हुआ। वोटिंग पैटर्न हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन बात अभी वही है कि भाई 3 तारीख तक तो बिहार में 40 सीट है, लेकिन सांसद 80 है जी। 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो पहले चरण का चुनाव, या ये क्यों कहें कि चुनाव की अधिसूचना जब जारी हुई, तब 2 ही बात होती थी, मोदी सरकार की उपलब्धि और मोदी सरकार की गारंटी। चाहे बात राशन की हो, चाहे बात शौचालय की हो, चाहे बात रोजगार की हो। लेकिन जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा, क्या मजबूरी आ गई कि आपको हिंदू मुसलमान की बात करनी पड़ी, आपको पाकिस्तान की बात करनी पड़ी। क्या लगा कि मोदी की गारंटी का जो मंत्र था वो नहीं चला? देखिए, मोदी की जो गारंटी है ना जी, वो बड़ी व्यापक है। मोदी की गारंटी सिर्फ 5 किलो राशन गरीबों तक जाए जी, या हमारा उज्ज्वला योजना का उनके यहाँ गैस सिलेंडर और चूल्हा जाए, या उनका इज्जत घर शौचालय बने, या उनको किसान सम्मान निधि मिले, यही तक नहीं है। मोदी की गारंटी में सब कुछ है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की सुरक्षा, विरोधियों को कैसे परास्त करना है, उनको टिट फॉर टैट कैसे जवाब देना है, सारी चीजें इसमें समग्रता में है जी। और सनातन का सम्मान कैसे बरकरार रहे, सनातन की रक्षा कैसे हो, वो भी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, नौकरी की बात नहीं करते हैं आप लोग। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, आप नौकरी की बात नहीं करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। एक्चुअली क्या हुआ कि जो 2005 तक का दौर था, तब तक तो इनके एजेंडे थे अपहरण, लूट, डकैती, हत्या और अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, ये उस काम में लगे थे। तब 2005 के बाद इनको लगा, 2005 के बाद बदले हुए दौर में इनको लगा कि अब कुछ प्रोडक्ट नए लाने पड़ेंगे, ये प्रोडक्ट से अब काम नहीं चल सकता, ये दुकानदारी अब नहीं चलेगी। तब इन लोगों ने एक नया प्रोडक्ट निकाला, जिसको कि रेलवे में रहते हुए, कालांतर में डिफरेंट उसमें रहते हुए कि नौकरी दो और जमीन लो। और ये बहुत इनको लगा कि ये बड़ा अच्छा काम है, इसमें कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, नौकरी उधर दी और इधर जमीन ली। तो ये नौकरी दे थोड़ी रहे हैं, देना तो सीखा ही नहीं है लालू परिवार ने। अच्छा, इन्होंने सिर्फ लेना सीखा है कि कैसे सामने वाले से क्या लिया जाए। तो लगा कि सबसे आसान उपाय है। आप कैसे दे रहे हैं? कौन कैसे दे रहे हैं? आप कहाँ नौकरी दे रहे हैं? हम लोग, जनता तो पूछ रही है, युवा पूछ रहे हैं। दी किसने? जो भी नौकरियां दी हैं, किसने दी है? वो अपने 15 साल उनके माताजी पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो अपना रिकॉर्ड निकाल लें, और उसके 2005 के बाद आज तक का निकाल लें। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है क्या उनका? इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिन 17 महीने के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उसमें वही सारी चीजें एक्सिक्यूट हुई जो पहले से भाजपा और जदयू की सरकार रहते जो चीजें खो गई थी तय, उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ। उसमें उनका क्या है, उनकी क्या उपलब्धि है? बहुत बड़ा अंतर है उनके सोच में। ये उनके लिए एक प्रोडक्ट है धन अर्जन करने का, कि सरकारी नौकरी की बात करो और जमीन ग्रैब करो हर को। लेकिन जो मोदी जी है, तो आप क्यों नहीं कह देते हैं कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम इतनी नौकरियां देंगे? कभी आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार, कभी रोजगार। ये देखिए अंतर है। वो हमेशा बात करेंगे नौकर बनाने की, इसलिए कि आपके पास पहले से जमीन है, आपको एक अदद नौकरी देंगे और आपकी जमीन भी हड़प लेंगे, आपको जीवन भर नौकर बना के रखेंगे। और मोदी जी बात करते हैं रोजगार की, रोजगार सृजन की। नहीं, आपको मालिक बनाएंगे और आप 4 लोगों को और रोजगार देंगे। ये बेसिक फर्क है। आप तो तब रोजगार में वैसे लोगों की गिनती भी कर लेते हैं कि जो घर से कुछ पैसा निकाला या खेत गिरवी पर रखा, जाकर केला का ठेला लगा लिया, केला बेच रहा है, उसे भी आप रोजगार मान लेते हैं। ऐसा है कि अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि जो स्ट्रीट वेंडर है वो रोजगार करने के लायक नहीं है? नहीं, हम कहां करें? तो फिर और 2014 के पहले नहीं कर रहे थे क्या ये लोग? नहीं, उन लोगों को जिस तरह से मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा योजना का जो लाभ इतने बड़ी संख्या में दिया गया, आज जो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, किसने इनकी चिंता किया? संजय जी, एक बात कहूं आपको जी, देखिए आप बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कभी बैंकों में जाकर देखिएगा कि इन गरीब गुरुबों के साथ व्यवहार कैसा होता है। देखिए, किसी भी विषय का हमेशा 2 पक्ष होता है।
ठीक है, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष से देखते हैं। अगर आप 5% लोगों को परेशानी हुई, आप अगर इसको बड़े व्यापक तौर पे देखना चाहते हैं तो ये एक पहलू है। लेकिन 95% लोग उसी बैंक से लाभ लेके अपने व्यापार को स्थापित किए, और स्थापित करके जिन्होंने 10,000 रुपए से मुद्रा लोन, 1 लाख रुपए से मुद्रा लोन शुरू किया, वो 10 लाख तक गए, और आज उनको उस 10 लाख रुपए कर्ज की जरूरत नहीं है, वो सफल हुए हैं। ये भी चलिए, तो देखिए संजय खंडेलिया जी थे, कह रहे थे कि देखिए हम रोजगार की भी बात करते हैं, मोदी की गारंटी की भी बात करते हैं, और बात कीजिएगा 4 जून को 40 में 40 जीतेंगे। ये कह रहे हैं किशनगंज भी जीतेंगे, क्या विश्वास है। चलिए, तो 4 जून का वक्त आएगा ही, संजय खंडेलिया जी को फिर से हम बुलाएंगे न्यूज रूम में और इनके दावों की परख करेंगे कि आपने जो कहा था वह कहां तक, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं 40 में 40 नहीं, 40 में 39 नहीं, सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही है बिहार में। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।